अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे जीन को रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किस तरह वो वर्क करते हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक पहले एक्सपेरिमेंट किया गया इन द अर्ली डेज़, जब बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उस वक्त देखा गया कि कैसे एक जीन रेगुलेट करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। तो उन्होंने एक कंटेनर लिया, या हम कह सकते हैं कि एक मीडियम जनरेट किया जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इंटर कर दिया। ठीक है। और उसमें कुछ इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो इंटर कर दिए। ठीक है। जब इकोलाई बैक्टीरियाज अंदर थे तो वो ग्लूकोज को यूज़ कर रहे थे, और उनकी जो जीन्स हैं वो ट्रांसक्राइब होके उसके बाद ट्रांसलेट होके हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज थे। किस स्टेप के थ्रू, दोबारा बताता हूँ कि डीएनए से वो आरएनए बना रहे थे, आरएनए से प्रोटीन्स बना रहे थे, और ये जो प्रोटीन्स थी ये एंजाइम होते हैं। ठीक है। वो जीन को रेगुलेट करके आरएन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, वो जो एंजाइम बना रहे थे वो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, या हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए यूज़ कर रहा था वो बैक्टीरिया। इस वजह से वो रेगुलेट कर रहे थे, मतलब ये पूरी की पूरी जीन रेगुलेशन थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। ठीक है। देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेम बैक्टीरिया जो था वो डाल दिया एक ऐसी मीडियम में जहाँ पे लैक्टोजन बहुत ज़्यादा था, या लैक्टेट बहुत ज़्यादा था। सॉरी, लैक्टोज। लैक्टोज जो था वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ ग्लूकोज था और यहाँ पे लैक्टोज था। तो लैक्टोज को जब उन्होंने इंटर कर दिया और इसमें इकोलाई को पुट कर दिया, तो इनके पास जो नॉर्मली इकोलाई था वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पे तो लैक्टोज था। तो कुछ टाइम तो ऐसा हुआ कि ये जो इकोलाई था इन्होंने प्रोडक्शन या अपनी वर्किंग बहुत ज़्यादा कम कर दी, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये जो था वो लैक्टोज के साथ एडजस्ट हो गए। किस तरह, इनकी जो जीन थी वो नॉर्मली अगर डीएनए के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी, तो उसने कुछ अरसे के बाद कुछ और जीन्स जो हैं वो रेगुलेट हुई, और उन्होंने राइबोसोमल आरएनए के थ्रू हमारे पास लैक्टोजन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, लैक्टोज के लिए एंजाइम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज करवाते थे, और इससे ये एनर्जी हासिल करने लग गए। सिंपल मिसाल दूँ कि सपोज़ कोई भी एक आदमी किसी एक जगह से दूसरी कंट्री में मूव करता है, तो वो जो फूड वहाँ पे जाके खाता है कुछ दिन तक उसे सही अच्छी नहीं लगती। उसके बाद कुछ दिन बाद वो फूड के साथ एडजस्ट हो जाता है। किस तरह, क्यों एडजस्ट हो जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में सपोज़ अगर वो ब्रेड खा रहा था, तो वो उसकी जो जीन्स थी, जो डीएनए था, जो आरएनए था, जो प्रोटीन थी, वो सारी की सारी एडजस्ट हो चुकी थी हमारे पास ब्रेड के साथ। ठीक है। लेकिन जब वो किसी और कंट्री में मूव करता है या किसी न्यू प्लेस पर मूव करता है, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे उसे हमेशा ही वेजिटेरियन खाना पड़ता है। ठीक है। या कुछ भी ऐसा फूड खाना पड़ता है जो नॉर्मली रूटीन वाइज वो नहीं खाता था। ठीक है। तो वो क्या करता है, जब उधर को मूव करता है तो उसकी जो जीन्स होती हैं वो जो नॉर्मली ब्रेड के लिए आरएनए या एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही थी, वो वहाँ पर जाकर कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं, और हमारे पास कुछ न्यू जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए प्रोड्यूस करती हैं, और फिर कुछ एंजाइम बनाती हैं जो कि हमारे पास वेजिटेरियन फूड को इजीली हजम कर सकती है या इजीली डाइजेस्ट कर सकती हैं। ठीक है। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट जो था, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया, ये किया गया। इससे वो साबित क्या करना चाह रहे थे? वो साबित ये करना चाह रहे थे कि कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन सी जीन्स होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने स्टडी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया। तो उन्होंने देखा कि कौन सी चीज़ हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को बताया कि आपने लैक्टोज में अभी सर्वाइव करना है। या यहाँ पे हम देखें तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी जीन्स थी जिन्होंने हमारे डीएनए को बताया कि आपने अभी वेजिटेरियन फूड के साथ एडजस्ट करना है खुद को। तो हम वही चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि जीन को रेगुलेट करती हैं। इस रेगुलेशन ऑफ जीन्स में फर्स्ट जो है वो टर्म यूज़ होती है ओपिरॉन। ओपिरॉन क्या होते हैं? ये ओपिरॉन जो है ये एक कंसेप्ट है जिसके अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को जो अवेलेबल फूड हो उसके साथ उसकी जीन्स जो हैं वो एडजस्ट होती हैं। ठीक है। इस कंसेप्ट को कहते हैं ओपिरॉन। देन डिटेल की तरफ आते हैं कि किस तरह वर्किंग करता है। ठीक है। मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ाया तो मैंने बताया कि एक लॉन्ग स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसके अंदर एक जीन होती है, यानी कोई भी एक पार्ट होता है जिसको हम जीन कहते हैं, जो कि ट्रांसक्राइब होती है। इसके स्टार्ट में हमारे पास एक प्रमोटर बॉक्स होता है,
जहाँ से हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है इंटर करता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से ट्रांसक्राइब करता है, और एंड पर हमारे पास टर्मिनेशन रीजन होता है जहाँ से वो एग्जिट कर लेता है, ठीक है। और हमारे पास पूरा का पूरा एक मैसेंजर आरएनए प्रॉपर मिल जाता है हमें, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को बताती हैं? जब हमारे पास ग्लूकोज था तो ये नॉर्मली ये रूटीन चल रही थी, लेकिन जब हमारे पास लैक्टोज आता है तो किस तरह ये जो है हमारे पास कोई भी एक न्यू प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम होती है वो किस तरह होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रमोटर बॉक्स है इसके लेफ्ट साइड पर, ये हम कहते हैं कि ये नॉर्मली ये 5 एंड पर होता है, तो 5 एंड पर यहाँ पर हमारे पास एक और रीजन होता है जिसको हम कहते हैं कैप रीजन, CAP, कैप रीजन। कैप रीजन स्टैंड्स फॉर सी फॉर कैटाबोलिक, ए से एक्टिवेटर और पी से प्रोटीन। तो कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो कैप रीजन होता है ये इसके अंदर कैप प्रोटीन होती हैं, ठीक है। कैप प्रोटीन, कैप प्रोटीन क्या काम करती हैं? कैप प्रोटीन जो है वो जो आरएनए इंटर होता है इसको पुश करती हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लें कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो जो भी यहाँ से आरएनए इंटर होगा इसको पुश कर देगा हमारे पास आरएनए प्रोडक्शन के लिए एक डीएनए के अंदर, ठीक है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको इंटर यहाँ पे हो गया, तो ये जो कैप रीजन है इसको पुश करेगा कि फास्टली काम करो और बहुत ज़्यादा मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। लेकिन उल्टी कंडीशन में क्या है कि जो एक इस तरफ एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन क्या करता है? ये जो ऑपरेटर रीजन है इसके अंदर कैप रीजन था तो कैप प्रोटीन थी, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर रीजन है तो इसके अंदर जो है वो रेप्रेसिव प्रोटीन होती हैं, REPRESSERPROTIN। तो रिप्रेसिव प्रोटीन्स होती हैं। रिप्रेसिव प्रोटीन क्या काम करती हैं? ऐसे समझ लें कि एक इधर तरफ भी एक बंदा खड़ा है, वो जो भी आता है उसको प्रॉपरली मैनेज करता है। तो मतलब ये कि इक्विलिब्रियम में रखते हैं, ना ये वर्किंग ज़्यादा करने देता है और ना ये अपनी वर्किंग ज़्यादा करता है। तो नॉर्मली जो रूटीन वाइज आरएनए प्रोड्यूस हो रहा होता है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। तो ये इस तरह हैंडल करते हैं। एक हमारे पास प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एडिनालाइल साइक्लेज। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ये बिल्कुल अटैच होती है। ये हम फर्दर जब रिसेप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आपको बताऊंगा कि ये इसका क्या फंक्शन होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये याद रखें ये किस तरह काम करती है। तो लेकिन इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे पास ATP जो होता है उसको साइक्लिक AMP में चेंज कर देती है, ठीक है। एक और प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ग्वानुलाइल साइक्लेज, वो GDP को GTP को GDP में चेंज करती है। लेकिन जो एडिनालाइल साइक्लेज है, ए से याद रखने, एडिनालाइल साइक्लेज जो है वो ATP को साइक्लिक AMP में चेंज कर देगी, ठीक है। जब हमारे पास कोई किसी भी एक सेल में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है, सपोज एक सेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज या ग्लूकोज इजीली अवेलेबल है किसी भी कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो इजीली बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है ये जो है हमारे पास इनहिबिट कर देता है एडिनालाइल साइक्लेज को, ठीक है। मीन के यहाँ पे इनहिबिशन कर देगा एडिनालाइल साइक्लेज की। जब एडिनालाइल साइक्लेज की इनहिबिशन हो जाएगी, ये काम करना बंद कर देगा, तो जो ATP से साइक्लिक AMP प्रोड्यूस कर रहा था, तो जो साइक्लिक AMP है उसका लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज्ड साइक्लिक AMP हो जाएगी बाय द इनहिबिशन ऑफ द एडिनालाइल साइक्लेज। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो इससे साइक्लिक AMP जो है वो कम हो जाती है। और ये जो डिक्रीज्ड साइक्लिक AMP होती है ये जो है वो इनहिबिट कर देती है हमारे कैप रीजन को। कैप रीजन जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये हमारे पास जो कैप रीजन है ये इनहिबिट कर देगा हमारे पास RNA पॉलीमरेज को। जब RNA पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा तो हमारे पास जो लैक्टोज है या उसके लिए लैक्टोज के लिए जो है वो एंजाइम्स प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। सेम अगर इसी चीज़ को उल्टा करें कि अगर हमारे पास ग्लूकोज जो है वो लो हो गया है तो साइक्लिक AMP इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि स्टिमुलेशन मिलेगी एडिनालाइल साइक्लेज को और साइक्लिक AMP बहुत ज़्यादा बन जाएगी तो साइक्लिक AMP इंक्रीज़ कर जाएगी। जब ये साइक्लिक AMP इंक्रीज़ कर जाती है तो ये क्या करती है, हमारे पास जो कैप रीजन होता है उसको स्टिमुलेट कर देती है।
कैप रीजन के स्टिमुलेट होने की वजह से हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा और जो लैक्टोज एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो सपोज ये हमारे पास जो जीन है ये है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम फॉर द लैक्टोज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो होगा वो इनहिबिट कर देगा एडिनल साइक्लेज को, साइक्लिक एएमपी लो हो जाएगी। जब साइक्लिक एएमपी लो हो जाती है तो ये इनहिबिट कर देती है कैप रीजन को। जब ये इनहिबिट कर देती है कैप रीजन को तो जो सप्रेसिव रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव नहीं करने देता, ठीक है। इस तरफ आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर सकता और जो लैक्टोज है उसके लिए हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है उसकी फॉर्मेशन रुक जाती है। लेकिन अगर ग्लूकोज कम होता है तो ये ऐसा करती है कि डिक्रीज्ड जो ग्लूकोज है वो इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसकी स्टिमुलेशन से क्या होगा कि जो साइक्लिक एएमपी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। साइक्लिक एएमपी इंक्रीज़ करेगी तो वो स्टिमुलेट करेगी कैप रीजन को। जो हमारे पास कैप रीजन है इसको स्टिमुलेट कर देगी। नॉर्मली ये और ये जो रिप्रेसिव रीजन है और कैप रीजन है, सॉरी, ये ऑपरेटिव रीजन है, ऑपरेटर रीजन है और कैप रीजन है, ये प्रॉपरली दोनों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन जब ये इसको स्टिमुलेट करेगी तो ये बहुत ज़्यादा वर्किंग स्टार्ट कर देगा और ये अपनी नॉर्मल वर्किंग पे रहेगा। इस तरह जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव कर सकेगा और मैसेंजर आरएनए के थ्रू एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे लैक्टोज के लिए, ठीक है। तो होप्स हो कि ये आपको समझ आया। इसके रिलेटेड काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।